हे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मैं खुशी और आप देख रहे हो द साइकोलॉजी कैटलिस्ट, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं रिसर्च मेथड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ आवर डे 5 ऑफ 2500 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस चैलेंज फॉर CUET PG साइकोलॉजी। तो रेडी हो अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए? लेट्स बिगिन आवर और देखते हैं कितने को आंसर्स आप सही करते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एज अ डे 5 हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मस्ट वॉच, वो आपको हेल्प करने वाले हैं। सारे वीडियोस के थ्रू आपको CUET PG में काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो यू कैन सी now we are start with our question number 46. Bandura noted the most behavior occurs in the absence of external reward and punishment, so that most behavior stem from। बेंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दो उनकी थ्योरी में दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक एलिमेंट तो है सेल्फ रेगुलेशन और एक है सेल्फ एफिकेसी। बिहेवियर अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड पनिशमेंट, इसका करेक्ट देखिए, सिंपल सी बात है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? जो सेल्फ रेगुलेशन होती है वो इंडिविजुअल की एबिलिटी कंट्रोल करती है बिहेवियर पनिशमेंट या रिवॉर्ड के थ्रू, और वही जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड गोल एज रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शंस। तो यहाँ पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। बिहेवियर इमिटेड स्पॉन्टेनियसली और वॉलंटरी दैट ऑपरेट्स ऑन द इन्वायरमेंट टू चेंज इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर वॉलंटरी होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है। रेनफोर्समेंट से ये बढ़ता है और पनिशमेंट से ये घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिक एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन इज। इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिक एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैथेक्स। फ्रॉइड, जो हमारे फ्रॉइड हैं, उन्होंने कैथेक्स के बारे में बताया था। जब हम कोई डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जब हमारी अनअवेलेबल होती है तो पर्सन क्या करता है, अपनी फिजिक एनर्जी से उस ऑब्जेक्ट का मेंटल इमेज बना लेता है, जिस प्रोसेस को ही कैथेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द करेंट अप्रोच टू साइकोलॉजी मूव्स क्लोजली अलाइन विद द स्ट्रक्चरलिज्म इन इट्स इंटरेस्ट टॉपिक लाइक कॉन्शियसनेस, मेंटल इमेजिनरी थ्रू प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करती है। लास्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिक साइकिक एनर्जी और ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड कैथेक्स। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ड्यू का। अब इसके आगे आपको आंसर कीज मिल जाएंगे। अब हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट यूनिट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चन टॉपिक्स कवर करता है वो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक का होता है। ये थोड़ा टफ पार्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे स्किप करते हैं, लेकिन हम इसे स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है इन द टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कंटेंट एनालिसिस रिफर्स टू। तो कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? एक रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्च रिटन मटेरियल या मीडिया कंटेंट में थीम्स या वर्ड की फ्रिक्वेंसी को काउंट करता है, यानी क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में चेंज करता है। जो हमारे क्वालिटेटिव होंगे लाइक वॉयलेंस, इसको क्वांटिटेटिव में चेंज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कि एक न्यूज़पेपर में वॉयलेंस वर्ड का यूज़ कितने बार हुआ है, वही हुआ क्वालिटेटिव से क्वांटिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मली कैटेगराइजिंग एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी BPS has published an ethical code based on 4 principles. Two of them are respect and responsibility and the other two are, तो हमारा जो BPS के एथिकल कोड है के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट, सेकंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड वन हमारा जो है वो होता है कॉम्पिटेंस एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन आंसर बी, कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोसेस ऑफ ट्रायंगुलेशन रेफर्स टू। जो ट्रायंगुलेशन है इसका मतलब है मल्टीपल सोर्सेस या मल्टीपल मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं करना ताकि रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल और वैलिड हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, कंपेयरिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा टू ensure validity। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाकिंग इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ। जो हाकिंग है एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसमें रिसर्चर्स रिजल्ट देखने के बाद हाइपोथेसिस बनाता है ताकि रिजल्ट कन्फर्मिटी लगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, hypothesizing after the results are known। Next question is term p-hacking refers to। p-hacking में रिसर्चर डाटा या स्टैटिस्टिकल टेस्ट को एडजस्ट करता है ताकि p वैल्यू सिग्निफिकेंट दिखे। यह अनएथिकल होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनी कन्वर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और स्टैटिकल एनालिसिस विद द एम of generating the researcher's preferred result। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट तब होता है जब रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशंस या बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स के जो रिस्पॉन्सेस को है इन्फ्लुएंस करती है, या फिर हम कोई क्लू करते हैं, या फिर किसी तरीके से हम अगर एज ए एक्सपेरिमेंटर अगर हम पार्टिसिपेंट्स को कोई क्लू कर रहे हैं, कोई आंसर में हेल्प कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका एक्सपेरिमेंटर का इफेक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा unwanted influence in experiment produced by experimenter। Next question is 7, match the research method in the list 1 with the preferred mode of data collection list in 2। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, हर मेथड्स का डाटा कलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। तो एक्सपेरिमेंटल का क्या होता है, उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है? एक टिपिकल कैरेक्टराइज टेस्ट होता है। वही डिस्क्रिप्टिव मेथड जो होता है वो होता है एक क्वेश्चनर बेसिस होता है। लास्ट है हिस्टोरिकल मेथड। तो ये इसमें क्या करते हैं, हम प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल conducts an interview session of teacher and student with a view of explore the possibility to their enhance participation in school programs. The interviewer may related to which of research? इसका ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च एक्शन, ऑप्शन सी। रिसर्च एक्शन वो क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए की जाती है। जैसे कोई टीचर अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये होता है एक्शन रिसर्च। Now we are talking about our next question, what is hypothesis? तो hypothesis क्या होता है, एक एजुकेटेड गेस या टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है जो कि बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है, यानी अगर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी लिया जाए तो इसके बीच क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को डिफाइन करता है हमारा हाइपोथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, और टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An industrial designer wants to determine if the new design for the piece of the office equipment will result fewer errors. The designer sets up a machine with the old design in one room and a machine with the new design in a second room. He counts how many errors are made using each of two machines in this study. What do you call the number of error made? इसका सिंपली करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब कि स्किनर के अनुसार जो ऑपरेंट बिहेवियर होती है उसे अगर कोई चीज़ें अगर एरर किसी चीज़ से अगर ज़्यादा हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर रिवॉर्ड या पनिशमेंट टाइप की रख सकते हैं। इससे कंडीशनिंग के थ्रू भी आप समझ सकते हो। इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक रिसर्च स्टडी होती है जिनमें चेंजेस के थ्रू मैनिपुलेशन आता है जो कि रिसर्चर अपनी स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैंडम असाइनमेंट? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू एनी ग्रुप और कंडीशन। ये जो सिंपली अगर रैंडम असाइनमेंट को समझे तो क्या होता है, ये चांस होता है प्रोसीजर का जिसमें एक्सपेरिमेंटर इंश्योर करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है उसको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाने का या ट्रीटमेंट ग्रुप में जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is disadvantage of experimental method? So first option है हमारा, experiments often can't be done by for practical और ethical reason। हम इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही है। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, वो जनरली कंडक्ट होते हैं एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट और वेरिएबल्स in a control setting. It is a carefully regulated procedure which change are made. One factor is its effect in studies on another factor। हम एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे स्टडी करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसको सेवरल असेसमेंट के बीच में जाता है जो कि एथिक्स कमिटी प्रायर टू एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन general public. The sum of them can be varied as well. All of the option listed is only limitations has the best options। यानी बाकी सब है वो सब भी तो limitations है एक तरीके से आंसर में जो कि इंक्लूड है, पर जो ये जो हमारा फर्स्ट है वो बेस्ट ऑप्शन है इस आंसर के लिए। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the most important for reducing likelihood extraneous variable?
एक्सट्रॉनिक वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके कंट्रोल इन्वायरमेंट में कॉज इफेक्ट प्रूव करता है, यही इसकी मेजर स्ट्रेंथ पे होती है। Which of the following type of research allow psychologists to study widest range of phenomena? इसका करेक्ट आंसर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आंसर बहुत सिंपल है, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, सर्वे, बिहेवियर की रेंज को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, which research method gives the researchers the ability to infer cause and effect relationship? जैसा कि भी हम लोग ने बात किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब्सक्राइब करना और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे टाइम पे। और मुझे कमेंट में बताना आज का एमसीक्यू कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट साइकोलॉजी बूस्टर वीडियो आए जो कि बेस्ड होने वाला है स्टैटिस्टिक पर, सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए स्टे माइंडफुल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। Thank you.